नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल बड़ी राहत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ही नवनीत राणा बतौर बीजेपी उम्मीदवार अमरावती से अपना नामांकन दाखिल की जा रही हैं। ये पूरा जो विवाद था, दरअसल ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर था। नवनीत राणा ने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अमरावती से बतौर सांसद वो चुनी गई। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि नवनीत राणा ने जो एससी सर्टिफिकेट लिया है वो दरअसल फर्जी है। एक लंबी सुनवाई चलती है बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नवनीत राणा के खिलाफ चला जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहता है कि नवनीत राणा ने जो अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र लिया है वो फर्जी है और उन पर जुर्माना भी लगा देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ये कहा कि स्क्रूटनी कमेटी का जो आदेश था, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी ने सही पाया था प्रमाण पत्र, वो आदेश सही था और कोर्ट ने नवनीत राणा को एक बड़ी राहत दे दी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हैं, जो मुंबई के ब्यूरो चीफ हैं। विकास जी, अभी हाल में ही या कुछ दिन पहले ही आप नवनीत राणा से मिले, नवनीत राणा का इंटरव्यू किया। जरा दर्शकों को ये बताइएगा कि कितनी बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट से नवनीत राणा को मिली है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है और बड़ी राहत मैं इसलिए कहूंगा आशीष जी, क्योंकि अगर ये फैसला इनके फेवर में ना आता तो ना सिर्फ वो ये चुनाव न लड़ पाती, बल्कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाता, क्योंकि वो जहां से चुनकर आती हैं वो सीट रिजर्व है, एससी सीट है, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए वो सीट है। और अगर उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता तो वो जो आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया, देखिए इत्तेफाक देखिए यहाँ पर कि उन्होंने आज सवेरे 8:30 बजे नामांकन दाखिल किया, मतलब वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी उन्होंने। आज ही का दिन उन्होंने मुकर्रर किया था कि आज वो नामांकन दाखिल करेंगी और उनके नामांकन दाखिल करने के महज 3 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आता है। ऐसा लगता है, एक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस फैसले को लेकर नवनीत राणा पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि अब की बार जो, इसलिए उन्होंने जैसे ही उनके उम्मीदवारी के उनके नाम का ऐलान होता है कि वो बीजेपी की उम्मीदवार होंगी, बड़े उत्साह से, बड़े जोश खरोश से उन्होंने अपना प्रचार जो है वो शुरू कर दिया था, कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया था। ये भी कह दिया था कि 4 तारीख को वो नामांकन दाखिल करेंगी, 4 को ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आना था। तो इसे संयोग का ही या कुछ और, वो नामांकन दाखिल करती हैं और फैसला उनके फेवर में आता है। अब चुनाव वो लड़ेंगी, उसी प्रमाण पत्र पर लड़ेंगी, जाति प्रमाण पत्र पर, जिसको वो कहती आई हैं कि वो फर्जी नहीं है, वो वाकई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं। हालांकि इसके पहले इस केस के अतीत के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं कि जब ये मामला हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में पाया था, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि गलत तरीके से ये फर्जी ये सर्टिफिकेट जो है वो नवनीत राणा ने हासिल किया हुआ है और फर्जी सर्टिफिकेट के बूते चुनाव लड़ने का आरोप उन पर लगाया था। और हालांकि आनंद फानंद में मैं कहूं कि महज कुछ दिन लगे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस निर्णय को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नवनीत राणा, तो स्टे लग गया था उस फैसले पर। लेकिन आज जो फैसला इनके फेवर में आया, इसे यकीनन एक बहुत बड़ी राहत जो है नवनीत राणा के लिए मानी जा सकती है। जी विकास जी, अगर नवनीत राणा के राजनीतिक स्वरूप को देखा जाए, राजनीतिक स्वरूप का मतलब यहाँ पर जन नेता के तौर पर नवनीत राणा को देखा जाए, तो अमरावती जहां से वो चुनकर आती हैं, वहां पर नवनीत राणा का किस तरह का होल्ड है? देखिए, बनिस्बत 2019 के 2024 में तस्वीरें काफी बदली नजर आ रही हैं। मैं विस्तार से इसे बताना चाहूंगा। 2019 में वो अपक्ष उन्होंने चुनाव लड़ा था, अपक्ष चुनाव लड़ा था और तब उनका इंक्लिनेशन जो था आशीष जी, वो एनसीपी की तरफ था, क्योंकि वो उनके उनके जो पति है रवि राणा, उनके काफी घनिष्ठ संबंध थे एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार। तो नवनीत राणा का झुकाव जो था वो एनसीपी की तरफ था। वो जब चुनाव लड़ी भी थी तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और एनसीपी ने उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था। कांग्रेस और एनसीपी के वोट उनको मिले थे और जो उनके विरोध में खड़े थे, मतलब उनके सामने जो खड़े थे, शिवसेना के, अनडिवाइडेड शिवसेना की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये चीज समझ लीजिएगा, 2019 में शिवसेना बटी नहीं थी। उस समय शिवसेना के जो कैंडिडेट थे, जो कि 2 बार के सिटिंग एमपी थे, आनंद अडसूल, उनको परास्त किया था नवनीत राणा ने। लेकिन इसके लिए समीकरण को समझना होगा कि परास्त करने में कौन कौन से कारक बने। कांग्रेस और एनसीपी का अप्रत्यक्ष सपोर्ट नवनीत राणा को था ही, प्लस कुछ ऐसे कैंडिडेट उस कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हो गए थे जिन्होंने शिवसेना का भरपूर वोट काटा और इसी वजह से नवनीत राणा को एक एज मिल गया और ये चुनाव वो भले ही कम मार्जिन से, लेकिन वो जीतने में कामयाब हो गई थी।
2019 से लेकर 2024 तक हम ये देखते हैं कि उनका झुकाव जो है नवनीत राणा का बीजेपी की तरफ हो जाता है। वो जब भी संसद में कुछ बोलती हैं तो वो सुनाई पड़ती है, खासकर वही बातें बोलते हुए जो बीजेपी अमूमन कहती है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, उनको वो फॉलो करती हैं। बीजेपी जो बातें कहती है उनका समर्थन करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो कमोबेश ये तय होने लगा था कि आज नहीं तो कल को हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल कर ली जाए, उनको बीजेपी टिकट दे दे। और हुआ भी यही 2024 में जी। और उसके बाद ये तय हुआ कि इनको टिकट दी जाएगी। इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है अमरावती की। मैं बता दूं 2019 की तुलना में अब की बार तस्वीर अलग है। हिंदुत्व की बयार बही रही है। 5 सालों में नवनीत राणा ने वहां की जनता से खुद को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है। मैं अभी 2 दिन पहले उनके निवास स्थान पर ही था। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया। चुनाव को लेकर उनके इरादे क्या हैं, किस तरीके से वो अपने वोटरों के बीच में जाएंगे, ये तमाम चीजें मैंने उनसे समझने की कोशिश की। तो मैंने ये देखा कि उनका उनका जनाधार तो है, वो तगड़ा है। उनको चाहने वाले लोगों की संख्या भी ठीक-ठाक है वहाँ पे। और उसकी उसकी वजह यही है कि 5 साल उन्हें वहाँ पे काम करने का मौका मिला और इस दरमियान उन्होंने काम ही नहीं किया बल्कि अपने सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी एक्टिव रहीं, लोगों तक अपना रीच बढ़ाया। तो पूरे दमखम के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं होगा उनके लिए जितना हम आम लोग समझ रहे हैं। दरअसल कुछ लोग जो थे उनकी उम्मीदवारी से नाराज़ थे, तो उन्होंने भी अपना कैंडिडेट वहाँ पे उतारा हुआ है। मसलन एक पार्टी है वहाँ पे प्रहार जनशक्ति पार्टी। उसके 3 विधायक हैं, उसके नेता हैं बच्चू कडू। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है बच्चू कडू। शिक्षक हैं पेशे से। उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा है और वो इस बात को लेके पूरी तरीके से लामबंद है कि वो नवनीत राणा की हार सुनिश्चित करेंगे। पूरे दमखम के साथ वो भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतारा है। और एक चीज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आशीष में, पिछली बार अमरावती के 1.5 लाख मुसलमानों का वोट जो था ना, वो नवनीत राणा को जरूर मिला था क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी सरीखी पार्टियां सपोर्ट कर रही थी नवनीत राणा को। लेकिन अब बीजेपी में आ जाने के बाद क्या वही मुसलमान अब की बार नवनीत राणा को वोट करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो डिसाइडर साबित होंगे अब की बार चुनाव में। नवनीत राणा एक लोकप्रिय नेता है, मैं मानता हूं, उनका जनाधार भी तगड़ा है, लेकिन ये चुनावी लड़ाई उतनी आसान नहीं जितना हम समझकर चल रहे थे। जी आशीष। मुझे विकास याद है नवनीत राणा नेशनल मीडिया में, इससे पहले तो स्टेट की जो मीडिया है, महाराष्ट्र की मीडिया है, उसमें जरूर बड़ा नाम रही होंगी, लेकिन नेशनल मीडिया में वो बड़ा नाम तब बनती है जब वो मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा करती है और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी होती है तब उसके बाद मुझे ध्यान में है कि नवनीत राणा एक नेशनल जो फिगर है, एक राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा चेहरा, अगर हम नेता की बात करें तो वहीं से मुझे लगता है कि संभावनाएं दिखनी शुरू हो गई थी कि आने वाले समय में नवनीत राणा किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इंडिकेशन यही था। जिस तरह से नवनीत राणा ने उस समय हनुमान चालीसा पढ़ने का की जिद ठानी थी और ये कहा था कि मैं मातोश्री के बाहर जाके, यानी ठाकरे निवास के बाहर जाकर वहां पर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। आशीष, कुछ तकनीकी कारणों से मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑडियो की मेरी आवाज आ रही है? मैं डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहूंगा, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। मीनवाइल मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना प्रश्न दोबारा से दोहरा सके, क्योंकि देखिए बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि मुझे ध्यान में है कि नवनीत राणा उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने ये कहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी मातोश्री के बाहर, और उसके बाद जाकर नवनीत राणा को नेशनल मीडिया ने कवर करना शुरू किया। इससे पहले मैं भी नवनीत राणा को नहीं जानता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं भी नवनीत राणा को नहीं जानता था जब तक ये पूरा मातोश्री का घटनाक्रम नहीं हुआ था कि नवनीत राणा कौन है। क्योंकि इतना पता था हमें जब कोर्ट में मामला आया था कि ठीक है एक निर्दलीय सांसद है, तो लेकिन उतना कभी ध्यान दिया नहीं। लेकिन उस समय जब वो प्रकाश में आया, मुझे लगता है कि वो एक बूस्टअप रहा नवनीत राणा के लिए, सरकार के अगेंस्ट जाना, और मुझे लगता है तब से ही बीजेपी के संपर्क में वो आ चुकी थी। देखिए उन्होंने वही लाइन फॉलो की जो कि बीजेपी की लाइन थी। बीजेपी इस बात से महाराष्ट्र में काफी बिफरी हुई थी कि उद्धव ठाकरे ने उनसे हाथ छुड़ाकर कांग्रेस और एनसीपी सरीखी पार्टियां जो कि आइडियोलॉजिकली एकदम डिफरेंट पार्टियां हैं, उनसे हाथ मिला लिया था। तो एक खींच तो बीजेपी के मन में थी। बीजेपी लगातार प्रहार कर रही थी उद्धव ठाकरे पर, उनके काम करने के तरीकों पर, और कमोबेश यही लाइन जो है नवनीत राणा ने भी पकड़ी। नवनीत राणा ने
उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीकों पे ऐतराज किया, जो हिंदुत्व से वो कटते जा रहे थे। बहुत सारे मसले थे, मसलन कांग्रेस सावरकर पर अभद्र टिप्पणियां करती थी, लेकिन कभी उद्धव ठाकरे उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें सत्ता में उनके साथ ही बने रहना था। यहाँ तक कि जब हनुमान चालीसा का जिक्र हुआ, मुद्दा तो उठा था अजान पर, अजान से वो मुद्दा उठा था कि जो मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर्स लगे हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए क्योंकि वो अवैध हैं और वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इसके जवाब में जो था एमएनएस ने ये कहा था कि अगर वो अजान पढ़ना बंद नहीं करेंगे लाउडस्पीकर पर, तो हम भी सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और लाउडस्पीकर पर पढ़ेंगे। इस मुद्दे को एमएनएस पता नहीं कितना भुना पाई, लेकिन नवनीत राणा ने इसको बराबर लपक लिया। नवनीत राणा एक मंजी हुई राजनीतिज्ञ हो गई हैं, उनको पता है कि किस मुद्दे को उठाएंगी तो उन्हें कितना माइलेज मिलेगा, और इसी वजह से उन्होंने ये हनुमान चालीसा वाला मुद्दा उठाया था। हिंदुत्व की राजनीति अपनाई कि मैं प्रखर हिंदू हूं और मुझे पूरा हक बनता है इस बात का कि मैं भी फ्लॉन्ट कर सकती हूं अपना धर्म। आई कैन ऑल्सो लाइक वियर माई रिलीजन ऑन माई स्लीव्स वाला स्टैंड था उनका। तो ये लेकर चली थी और उन्होंने हेड ऑन मारा था उद्धव ठाकरे को। उन्होंने ललकारा था कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पक्का पाठ करना कब से गुनाह हो गया, और चूंकि महिला है उनको अटेंशन मिला, मीडिया ग्लेयर में वो आई, तो अपने पति रवि राणा के साथ वो पहुंच गई थी मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है। बाला साहब ठाकरे वहीं रहा करते थे, और वहां पर उन्होंने कोशिश की हनुमान चालीसा पढ़ने की। हालांकि पढ़ तो पाई नहीं, उसके पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया, लेकिन कम से कम वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उन्हें कंप्लीट मीडिया कवरेज मिला था। जिस तरीके से वो पूरा दिन ड्रामा भरा रहा था, उन्होंने पूरा, कहते ना कि एक लाइमलाइट, मीडिया का लाइमलाइट जो है वो पूरा अपनी तरफ खींच लिया था। खबरों में वो बनी रही, सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार 14 दिन वो खबरों में बनी रही। तो वो क्या करती, उन्हें एक मंच की जरूरत थी। उन्हें अपने जो अपक्ष होते हैं, अपक्ष एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो, दरअसल वो आइडियोलॉजिकली उनकी सोच क्या है ये कोई नहीं जानता। वो सत्ता पक्ष की तरफ झुके रहते हैं, और इसीलिए शायद नवनीत राणा ने तय किया कि अगर मैं करंट रिजीम जो है, मतलब बीजेपी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार, अगर उसके फेवर में बात करना शुरू करूं या उनकी नीतियों को उठाऊं, तो शायद चीजें मेरे फेवर में जा सकती, मुझे एक मंच मिल सकता है प्रसिद्ध होने का। और इसको बहुत अच्छे से भुनाया। देखिए, हम पत्रकार हैं, हमें वो भाषा बोलनी पड़ती है जो सही है, जो सच है। उन्होंने बेशक एक अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन ये मुद्दा उठाया ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिले, उन्हें पॉलिटिकल फायदा हो सके, और इसी नियत से वो आगे बढ़ी थी, और इसका फायदा उन्हें मिला भी। उसके बाद हम उन्हें लगातार संसद में सुनते रहे, हिंदुत्व की वो बात करती रही। उन्होंने संसद में नारा लगाया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, जो एमआईएम के प्रमुख है, उनको ललकारा। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही थी कि उनका झुकाव जो है नरेंद्र मोदी की तरफ है। वो दिल ही दिल में नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान चुकी हैं, और इसका अंततः उनको फायदा भी हुआ। अमरावती में जब बीजेपी ने एक आखिरी सवाल होगा कि जो तेवर है नवनीत राणा का, जो बात करने का लहजा है, जो उनके शब्द हैं, जो एक्सप्रेशन है, जिस मतलब साफगोई से वो बात करती हैं और मजबूती से, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखती हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में नेशनल लीडरशिप में उन्हें जगह मिल सकती है। चाहे अगर हम बात करें, अगर वो जीत कर आती हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर 2024 में बीजेपी की एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती है, तो हो सकता है कि हम उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के उनके तेवर हैं, जिस तरह से बोलने का अंदाज है, जिस तरह से बात करने का अंदाज है। बिल्कुल, देखिए, ये मैं अमरावती गया था और वहां पर मैंने कुछ अपने नेटवर्क को खंगाला, मैंने कुछ मेरे सोर्सेस खंगाले कि आखिरकार नवनीत राणा पर इतना भरोसा कैसे दिखा दिया बीजेपी ने। तो बहुत सी चीजें मुझे पता चली। सबसे पहली बात तो ये थी कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, उनकी वाक्पटुता, उनकी बात करने की शैली, और ये देखा गया कि उनमें एक लीडरशिप है। वो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, एक अपनी बातें रखने में उनको महारत हासिल है। जिद है उनमें जिद है कि जिस चीज को लेके आगे बढ़ती हैं उसे अंजाम तक पहुंचाती है। तो तमाम जो उनकी क्वालिटीज हैं उनके फेवर में गई, और यही वजह है कि उनको टिकट भी मिली। और हमारे अंदरूनी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनती है तो उन्हें कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, और उनकी कुछ काबिलियत को भुनाया जा सकता है। उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो देके कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिल सकता है, या कोई कैबिनेट भी मिल सकता है। तो और ये सब, इसके पीछे कौन चेहरा है ये भी हम जानते हैं,
लेकिन चूंकि उसकी मैं पुष्टि यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली बीजेपी के कुछ कद्दावर नेता हैं इसमें, जिनकी एक किस्म से बहुत करीबी है नवनीत राणा से, और इसी वजह से ये विश्वास जो है नवनीत राणा में दिखाया गया है। और ये भी हमें पता चला है अमरावती की जनता से, वहां के सोर्सेस से, कि अगर वो जीतती हैं तो उन्हें कोई बड़ा पोर्टफोलियो देके उनका इस्तेमाल जो है बीजेपी की सरकार जो है वो कर सकती है। जी विकास जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी विकास जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे, जिन्होंने केस के बारे में डिटेल से बताया, जिन्होंने नवनीत राणा की शख्सियत के बारे में डिटेल से बताया, और ये भी बताया कि आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं बीजेपी जो है वो नवनीत राणा को लेकर बना चुकी है। लेकिन तय जनता को करना है, जीत या हार जनता के हाथों में है कि क्या नवनीत राणा एक बार फिर से अमरावती से बतौर सांसद चुनी जाती हैं या नहीं। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया विकास जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।